हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ लॉ। लॉ क्या होता है और इसके अंदर टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। फंक्शंस ऑफ लॉ, पर्पस ऑफ लॉ, सोसाइटी में लॉ की नीड क्यों है और क्यों नहीं है, ये सब हम आज कवर करने वाले हैं। Introduction. The term law denotes different kinds of rules and principles. Law is an instrument which regulates human conduct or behavior. Law means justice, morality, reason, order, and rights from the point of view of the society. अब इस सेंटेंस का क्या मतलब है? लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स जो गवर्न करता है, जो गाइड करता है पीपल ऑफ द सोसाइटी, हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी, हाउ टू बी इन द सोसाइटी। ठीक है। अब सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉ क्या होता है? जस्टिस प्रोवाइड करना, मॉरल वैल्यूज को प्रायोरिटी देना, मोरालिटी रहना, रीजन, ऑर्डर एंड राइट्स। ठीक है। अब सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉ समझ लिया। अब लेजिस्लेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉ क्या होता है? लॉ मीन्स स्टेट्यूट्स, एक्ट्स, रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डर्स, ऑर्डिनेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेजिस्लेचर। अब लेजिस्लेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉ का मतलब है एक्ट, रूल्स, स्टैट्यूट्स, रेगुलेशंस, ऑर्डर वगैरह होना। ठीक है। लॉ मीन्स रूल्स ऑफ कोर्ट, डिक्रीज, judgment, order of courts and injunction from the point of view of judges. अब जजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉ क्या होता है? रूल प्रोवाइड करना, ऑर्डर देना, जजमेंट देना, इंजंक्शन देना, किसी और को स्टॉप करना कुछ करने से पहले, डिक्रीज देना। ये सब होता है लॉ अकॉर्डिंग टू जजेस. Therefore, law is a broader term which includes act, statute, rules, regulations, orders, ordinance, justice, morality, reason, rights, rules of court, decrees, judgment, orders of courts, injunction, tort, jurisprudence, legal authority, etc. अब इसमें क्या बताया गया है? अब पहले हमने सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू देखे थे कि सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉ क्या होता है, जजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉ क्या होता है, लेजिस्लेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉ क्या होता है। तो बहुत सारे एस्पेक्ट देखा हमने। तो यही बताया गया इसमें भी कि लॉ एक ब्रॉडर पॉइंट है। ठीक है। उसमें बहुत सारे चीजें कवर किए जाते हैं, जैसे कि मैंने अभी पहले पढ़ा, स्टैट्यूट्स, रूल्स, एक्ट्स वगैरह। ठीक है। जनरली द टर्म लॉ इज यूज टू मीन थ्री थिंग्स। अब लॉ का मतलब थ्री डिफरेंट इसमें बताया गया है क्या होता है। उसको डिवाइड किया गया है तीन चीजों में। पहला, फर्स्ट, इट इज यूज टू मीन लीगल ऑर्डर. It represents the regime of adjusting relations and ordering conduct by the systematic application of the force or organized political society. पहला है लीगल ऑर्डर. अब लीगल ऑर्डर कौन देता है? कोर्ट देते हैं, जज देते हैं. ठीक है। अब वो लीगल ऑर्डर देने का मकसद क्या है? कि वो लीगल ऑर्डर आने के बाद जो लीगल ऑर्डर में, वो ऑर्डर में जो दिया है उसके अगेंस्ट कोई कुछ ना करे. फॉर दैट द लीगल ऑर्डर इज गिवन, ताकि जस्टिस हो, कोई बुरा, किसी का बुरा ना हो फॉर द टाइम बीइंग, जब तक कोई केस, डिस्प्यूट या केस जजमेंट तक नहीं पहुंचता, कंक्लूजन तक नहीं पहुंचता, तब तक ऑर्डर देते हैं, लीगल ऑर्डर देते हैं, ताकि वो सोसाइटी को कंट्रोल कर पाए इन अ गुड वे. ठीक है। सेकेंडली, लॉ मीन्स द होल बॉडी ऑफ लीगल percepts which exist in a politically organized society. अब इसका मतलब है कि होल बॉडी ऑफ जो लीगल परसेप्ट्स है, जो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी में रहते हैं, वो सोसाइटी को एक गाइडलाइंस दे कि कैसे हमको बिहेव करना चाहिए, कैसे हमको रहना चाहिए सोसाइटी में, व्हाट आर द रूल्स विच शुड बी फॉलोड बाय द पीपल ऑफ द सोसाइटी. ठीक है। ये वो अथॉरिटी बताता है कि क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए.
Thirdly, law is used to mean all official control in a politically organized society. This lead to actual administration of justice as contrast with the authoritative material for the guidelines of judicial action. Law in its narrowest or strict sense is the civil law or the law of the land. अब तुम एक सोसाइटी में हो तो कौन डिसाइड करता है लॉ क्या होता है, रूल्स क्या होने चाहिए, एक्ट्स क्या होने चाहिए? लेजिस्लेचर। अब उनके अकॉर्डिंग लेजिस्लेचर ने लॉ तो बता दिया क्या क्या होने चाहिए, रूल्स बता दिए क्या क्या होने चाहिए, वो इम्प्लीमेंट किससे किया जाता है? कोर्ट से। कोर्ट एनफोर्स करता है कि लोगों को ये ऑर्डर्स फॉलो करने चाहिए, ये रूल्स फॉलो करने चाहिए। जब ये सब मिल के काम करते हैं तो वो सोसाइटी पीसफुली चलती है। ठीक है, तो ये होता है लॉ। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ लॉ बाय डिफरेंट जूरिस्ट। अब ये तो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा, लॉ होता क्या है, मीनिंग पढ़ा है उसका। अब डिफरेंट जूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉ का डेफिनेशन देखेंगे। पहला है ऑस्टिन। ऑस्टिन बोलता है लॉ इज द कमांड ऑफ सोवरेन, rules laid down by political superiors to political inferiors. In other words, body of command by a sovereign member on members of an independent society wherein the author of law is supreme. अब अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन इसमें क्या बताया गया है कि लॉ किसका कमांड होता है? सॉवरेन का। हु इज द टॉप, जो पॉलिटिकली सुपीरियर हो। ठीक है, लेजिस्लेचर, कोर्ट, ये सब सुपीरियर, ये बताता है लॉ क्या होता है, वो कमांड करते हैं लॉ क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग लोगों को या मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी को चलना पड़ता है। ठीक है, तो ये सोवरेन, जो कमांड ऑफ सोवरेन है वो क्या होता है? सुप्रीम ऑफ लॉ होता है। ठीक है, ऑथर ऑफ लॉ इन सुप्रीम। अब दूसरा कौन है ऑथर? इन दी वर्ड्स ऑफ A.V. डाइसी, लॉ इज द रिफ्लेक्शन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। अब ऑस्टिन ने तो ये बोला था कि सुप्रीम अथॉरिटी गवर्न करता है, कमांड करता है सोसाइटी को। अब A.V. डाइसी बोलता है कि पब्लिक के ओपिनियन का रिफ्लेक्शन है लॉ। पब्लिक के ओपिनियन मतलब पब्लिक क्या चाहता है वो होता है लॉ, उसके गुडविल में होता है लॉ। ठीक है, थर्ड है अकॉर्डिंग टू सैलमन, लॉ इज बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। अब लॉ क्या होता है? लॉ एक बॉडी ऑफ प्रिंसिपल होता है जो अप्लाई किया जाता है बाय द स्टेट। क्यों किया जाता है? टू प्रमोट जस्टिस, टू प्रायोरिटाइज जस्टिस। ठीक है, दैट इज प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। अब फोर्थ डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू पैटर्न, law consists of a body of rules which are seen to operate as binding rules in the community, by means of which sufficient compliance with the rules may be secured to enable the set of rules to be seen as binding. अब पैटर्न के अकॉर्डिंग लॉ क्या होता है कि वो एक सेट ऑफ रूल्स है, बॉडी ऑफ रूल्स है जो बाइंडिंग रूल्स है, which should be followed, which should be compulsorily followed by the community of a society, people of the society. ठीक है, ये हमने पढ़ लिया डिफरेंट जूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यूज, व्हाट इज लॉ, उनके डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ लॉ। लॉ के क्या क्या फंक्शंस है? पहला, रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर। लॉज एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट that individuals and institutes are expected to follow. They define what is acceptable and unacceptable behavior in society, providing guidelines for interaction. इसमें बताया गया है कि लॉ गाइड करता है, लॉ रेगुलेट करता है इंडिविजुअल या फिर सोसाइटी के लोगों को कि कैसे बिहेव करना है, कैसे पीस मेंटेन करना है बिटवीन द सोसाइटी,
या फिर इन द सोसाइटी, और उसके अकॉर्डिंग वो उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। लॉ डिटरमाइन करता है कि ये बिहेवियर एक्सेप्टेबल है या अनएक्सेप्टेबल है, और उसके अकॉर्डिंग वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि कैसे कैसे बिहेव करना है। ठीक है। सेकेंड है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। वन ऑफ द की फंक्शंस ऑफ लॉ इज टू प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर resolving disputes. Courts and other legal institutes interpret and apply the law to specific cases, determining rights and obligations and resolving conflicts between parties. अब डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के नाम से ही पता चल रहा है कि पार्टीज के बीच के जो डिस्प्यूट है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, उसको रिजॉल्व करना है। अब वो रिजॉल्व कैसे किया जाता है वो बताता है लॉ। लॉ के हेल्प से डिस्प्यूट रिजॉल्व करते हैं कोर्ट या फिर अदर लीगल अथॉरिटीज। ठीक है, किसके हेल्प से? लॉ के हेल्प से। उसमें क्योंकि गाइडलाइंस बताया गया, लॉ बताता है गाइडलाइंस, और उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कोर्ट या फिर अदर लीगल इंस्टीट्यूट्स बताता है या अप्लाई करता है, इंटरप्रेट करता है कि व्हाट आर द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, और कैसे कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ है पार्टीज के बीच में। थर्ड है प्रोटेक्ट्स राइट्स। अब इसमें बताया जाता है कि हर एक इंडिविजुअल का, हर एक इंस्टीट्यूट का राइट प्रोटेक्ट किया जाता है, फेयरली ट्रीट किया जाता है सबको, और अगर कोई इन्फ्रिंज कर रहा है तो उनको पनिशमेंट या फिर पेनल्टीज देने पड़ते हैं, और वो कौन बताता है? गवर्नमेंट। और ये अगर गवर्नमेंट ने भी इन्फ्रिंज किया है राइट्स किसी का, तो उनको भी वो कंसिक्वेंसेस झेलना पड़ेगा, क्योंकि लॉ इज इक्वल टू एवरीवन। वो ये नहीं देखते कि गवर्नमेंट है, इंडिविजुअल है, सुपीरियर है, कुछ नहीं, एवरीवन इज इक्वल टू गवर्नमेंट, इक्वल टू लॉ। ठीक है। Law protects individual rights and freedoms, ensuring that individuals are treated fairly and that their rights are not infringed upon by others or the government. जैसे कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट ने भी अगर इन्फ्रिंजमेंट किया है किसी के राइट के साथ, तो उनको भी कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। ठीक है। एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। फोर्थ पॉइंट है प्रमोट्स जस्टिस। अब लॉ का मेन या फिर वन ऑफ द फंक्शंस है जस्टिस को प्रमोट करना। ठीक है। लॉ प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग जस्टिस बाय एंश्योरिंग दैट द गिल्टी आर punished and the innocent are protected. मैंने पहले भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में बताया था कि जो गिल्टी है उनको पनिशमेंट देना, और जो इनोसेंट है, जो अग्रीव्ड पार्टी है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना इज द मेन मोटिव ऑफ द लॉ। उनको जस्टिस प्रोवाइड करना। अब अग्रीव पार्टी को प्रोटेक्ट करना ही जस्टिस होता है। Law plays a crucial role in promoting justice by ensuring that the guilty are punished and innocent are protected. It provides a framework for holding individuals and institutions accountable for their actions. अब या इंडिविजुअल हो या कोई इंस्टीट्यूशन हो, अगर उनने कुछ काम किया है, उनके एक्शंस के फल उनको भुगतना तो पड़ेगा, चाहे वो पनिशमेंट हो चाहे फिर वो प्रोटेक्शन ही हो। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है सोशल ऑर्डर। लॉ मेंटेन्स सोशल ऑर्डर बाय एस्टैब्लिशिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट गवर्न बिहेवियर एंड प्रिवेंट chaos and disorder in society. सोशल ऑर्डर मतलब मेंटेन पीस इन द सोसाइटी। अब वो कौन मेंटेन करेगा? लॉ के अकॉर्डिंगली मेंटेन किया जाएगा, पर कौन उसमें ऑर्डर्स या फिर ये प्रोवाइड करेंगे रेगुलेशंस? वो कोर्ट प्रोवाइड करेंगे या फिर कोई लीगल अथॉरिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है। इट हेल्प्स क्रिएट अ प्रिडिक्टेबल एंड स्टेबल एनवायरनमेंट फॉर इंडिविजुअल एंड बिजनेस टू ऑपरेट इट। अगर पीस ही नहीं रहा सोसाइटी में, तो हाउ डज दे, कैसे पीपल हैप्पी रहेंगे, कैसे इंडिविजुअल्स हैप्पी रहेंगे उस सोसाइटी में? ठीक है। तो ये 5 है फंक्शंस ऑफ लॉ: regulation of behavior, dispute resolution, protects rights, promotes justice and social order. अब हम बात करेंगे रोल ऑफ लॉ इन सोसाइटी। सोसाइटी में क्या नीड हो गया कि लॉ होना जरूरी है?
ठीक है। विदाउट लॉ a society would be chaotic, uncivilized mess and anarchy would reign supreme. The role that law has in society is that it creates a norm for conduct in the society we live in and laws are made to protect its citizens from harm. अब इसमें इस पॉइंट में बताया गया है कि अगर लॉ नहीं रहेगा सोसाइटी में तो कंफ्यूजन पैदा करेगा, डिस्टरबेंस पैदा करेगा, क्योंकि लॉ एक ऐसा एलिमेंट है जो रेगुलेट करता है, जो गवर्न करता है, जो गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है टू द सिटीजन्स, टू द सोसाइटी, टू द इंडिविजुअल्स ऑफ द सोसाइटी, हाउ टू लाइक कैसे काम करना है, कैसे बिहेव करना है, व्हाट आर द कंडक्ट्स, ये सब बताया जाता है लॉ से। और अगर वो ही नहीं रहा तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, तो फिर एक दूसरे को हार्म करेंगे सिटीजन्स। तो उसको रोकने के लिए लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी देयर इन द सोसाइटी। ठीक है। इट सेट in way that all citizens are given equal opportunity, protection from harm, no matter your race, gender, religion, and social standing. Under the law, all its citizens are guaranteed equal protections. तो इसमें बताया गया है कि लॉ एक इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, इक्वल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सारे सिटीजन्स को, नो मैटर व्हाट। ये भी ध्यान में नहीं रखा जाता कि वो कौन से जेंडर के हैं, रिलीजन के हैं, रेस के हैं, या फिर सोशल स्टैंडिंग क्या है, रिच है या फिर पुअर है, ये कुछ नहीं देखा जाता। अगर तुम सिटीजन हो, हर एक इंडिविजुअल को गारंटी करता है लॉ ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेगा करके ये गारंटी करता है लॉ। इट इज गारंटीड बाय लॉ। ठीक है। तो लॉ होना जरूरी है एक सोसाइटी में फॉर स्मूथ फंक्शनिंग बिटवीन देम। थर्ड पॉइंट है, इन सोसाइटी लॉज आर मेड टू प्रमोट द कॉमन गुड फॉर एवरीवन, दैट इट sets up guidelines for everyone in society to act in way that brings the greater God. तो इसमें बताया गया है कि लॉ सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए, सिर्फ इंडिविजुअल के गुड के लिए नहीं, पूरे सोसाइटी के लिए, ग्रेटर गुड के लिए डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है। वो पूरे सोसाइटी में देखते हैं कि गवर्न करते हैं कि क्या करने से पूरे सोसाइटी में पीस रहेगा, प्रमोट करेंगे जस्टिस को, ये सब देखा जाता है लॉ से। तो वो ग्रेटर विजन से देखते हैं, ना कि सिर्फ एक इंडिविजुअल या फिर सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान पे रहता है, पूरे सोसाइटी पे रहता है वो। Everyone acted without thinking about the greater God. Society would revert to those days where survival of the fittest was the common sight. We live in a world where we have finite amount of resources should shared or used. अब ये ग्रेट ग्रेटर गुड के बारे में अब इसमें स्पेसिफाई किया गया कि उसके मतलब क्या है। उसका मतलब ये है कि हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज है। अगर हमने ये सोच लिया कि नहीं, हम आगे वाले जनरेशन के लिए रिसोर्सेज रखेंगे नहीं, हम सारे यूज कर देंगे, ये लॉ प्रमोट नहीं करेगा। लॉ ये देखता है कि हर सारे जनरेशन्स को इक्वल नहीं, एटलीस्ट थोड़े अमाउंट के रिसोर्सेज या फिर हर चीज मिले। ऐसा नहीं कि हमने पूरा रिसोर्सेज खत्म कर दिया, नेक्स्ट जनरेशन को कुछ भी नहीं बचा। नो, लॉ डज नॉट प्रमोट दैट। ठीक है। Laws are made on how to manage these and how we resolve if issues arise over these resources. If no laws were in place, these sources would be controlled by the sting and the wealthy. अब इसमें बताया गया है कि लॉ का मेन पर्पस ये है कि टू मैनेज एवरीवन, टू गाइड एवरीवन। और अगर कोई इशू या फिर कॉन्फ्लिक्ट इशू बनता है, अराइज होता है रिलेटेड टू रिसोर्सेज और एनीथिंग एल्स, तो वो उनको
कंट्रोल करके उनके राइट्स एंड ड्यूटीज बताते हैं, क्या क्या करने चाहिए, क्या क्या नहीं करने चाहिए, क्या क्या राइट है, क्या क्या रॉन्ग है, ये सब बताते हैं, ये सब गाइड करते हैं और उनको सही रास्ते में लाते हैं। ठीक है। लॉ का मेन रोल है ये सोसाइटी में टू मेंटेन पीस इन द सोसाइटी, टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन देम। ठीक है, ये सब उसके रोल है। नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। अब हमने मतलब, डेफिनेशन, रोल सब पढ़ लिया। अब क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ में आते हैं। पहला है इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ में दो टाइप्स है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। इसका मतलब ये, तो इंटरनेशनल लॉ का मतलब क्या है, वो एक सेट ऑफ रूल्स या नॉर्म्स या फिर स्टैंडर्ड्स है जो रिकॉग्नाइज करता है बाइंडिंग बिटवीन द स्टेट्स। ठीक है, स्टेट्स के बिटवीन बाइंडिंग होना चाहिए ये लॉ, इंटरनेशनल लॉ। ठीक है। अब उसमें भी दो टाइप्स है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। ठीक है। तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ क्या होता है, वो दो कंट्री के बीच में जब रिलेशन हुआ था उस टाइम पे उनने बनाया था। उसमें ट्रीटीज, कस्टम्स जो भी रहते हैं उसके अकॉर्डिंग, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग उनके बीच में जो भी रिलेशन है वो होता है, उस पे गवर्न किया जाता है, जब उनने रिलेशन बनाते वक्त जो बनाया था तब। ठीक है। और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ क्या है, वो स्टेट लेजिस्लेचर करता है और स्टेट कोर्ट उसको डेवलप करता है, रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, वो इंटरनेशनल लॉ जो स्टेट रिकॉग्नाइज करता है उसको डेवलप करता है। दूसरा है म्युनिसिपल लॉ। म्युनिसिपल लॉ के अंदर दो पॉइंट्स है। अब म्युनिसिपल लॉ क्या डिटरमाइन करता है, वो एक्चुअली इंटरनेशनल लॉ के ऑपोजिट में आता है। इंटरनेशनल लॉ होता क्या है, वो फोकस करता है रिलेशन बिटवीन स्टेट्स, और म्युनिसिपल लॉ क्या करता है, वो गवर्न करता है किसको, इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट एंड डील्स विद द इश्यूज बिटवीन इंडिविजुअल्स या फिर इंडिविजुअल्स एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। इंटरनेशनल लॉ स्टेट के बीच में रिलेशन देखते हैं और म्युनिसिपल लॉ इंडिविजुअल्स के बीच में डिफरेंस देखते हैं, उनके रिलेशंस को देखते हैं। उसके अंदर दो टाइप्स है, पब्लिक लॉ एंड प्राइवेट लॉ। पब्लिक लॉ क्या है, द स्टेट activities are largely regulated by public law. It determines and regulates the organization and functioning of state and determines the relation of state with the subject. Public law may be divided into three classes: constitutional law, administrative law and criminal law. अब इसमें पब्लिक लॉ का क्या मतलब बताया है, अब जो भी एक्टिविटी स्टेट के बीच में होता है वो रेगुलेट कौन से लॉ से होता है, पब्लिक लॉ के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है। और प्राइवेट लॉ क्या होता है, दिस ब्रांच ऑफ लॉ रेगुलेट्स एंड गवर्न्स द रिलेशन ऑफ सिटीजन्स विद ईच अदर। द पार्टीज इन सच cases are private individuals and the state through its judicial organ adjudicates the matter in dispute between them. तो इसमें डिफरेंस क्या है, पब्लिक लॉ स्टेट के बिटवीन रेगुलेट करता है, स्टेट के एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है, और प्राइवेट लॉ इंडिविजुअल्स के एक्टिविटीज को, प्राइवेट इंडिविजुअल एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। ठीक है, ये है क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। इसके अलावा भी और भी लॉ है, जूरिस्प्रूडेंस वगैरह। ठीक है, जो इसके अंदर नहीं आता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ लॉ। एज हार्वर्ड लॉ स्कूल प्रोफेसर जॉन चिपमैन ग्रे once said, the law of the state or any organized body of men is composed of the rules which the courts, that is the judicial organ of body, laid down for the determination of legal rights and duties. Gray made a distinction between the source of law and law itself. Despite criticism that his definition was too limited, he asserts that case laws have shaped the development of law and that legal sources provide the substance and legitimacy of the law.
तो इसमें क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड, ये जॉन चिपमैन ग्रे जो हार्वर्ड लॉ स्कूल प्रोफेसर है, उनने ये बोला है कि जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, जो लॉ है, लॉ ऑफ द स्टेट, उसका जुडिशियल ऑर्गन कौन है, कोर्ट है। अब वो डिटरमाइन करता है लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज। और सोर्स ऑफ लॉ और लॉ वो दोनों अलग चीजें हैं, वो दोनों डिफरेंट है, ये बताया गया है ग्रे से। ठीक है। लॉ आर एसेंशियली कोड्स ऑफ कंडक्ट or norms, and sources are the sources from which they are derived. इसमें बताया गया है कि लॉ क्या होता है, लॉ बिहेवियर बताता है, कोड ऑफ कंडक्ट बताता है कि कैसे इंडिविजुअल या सोसाइटी में बिहेव करना चाहिए। और सोर्स क्या है, ये जो लॉ है उस सोर्स का ही सोर्स है वो, कि ये बताया गया है कि अब ये कैसे पता चल रहा है कि लॉ क्या होता है, वो कैसे पता चला उनको कि लॉ डिटरमाइन करता है कंडक्ट और नॉर्म्स, वो सोर्स को ही सोर्स बोला जाता है। ठीक है। तो अब उसको अच्छे से समझेंगे हम, उसके डिफरेंट टाइप्स में। ब्रॉडली सोर्सेज ऑफ लॉ कैन बी डिवाइडेड एज फॉलोज। पहला है कस्टम। The most significant and ancient source of law is custom. Custom is an embodiment of those values that have been recognized by the natural conscience as being morally righteous and beneficial to society. Customs come from in the regular performance of the same action and as a result signifies customary behavior, expectations within a society. अब कस्टम क्या है? कस्टम एक बहुत पुराना सोर्स है और बहुत सिग्निफिकेंट, मोस्ट सिग्निफिकेंट सोर्स भी है ये। और ये कस्टम में एसेंशियल क्या है, कस्टम उसको क्यों बोल रहे हैं, उसका एसेंशियल क्या है, कि वो बहुत पहले से, बहुत लॉन्ग टाइम से यूज किया जाता है वो रूल, वो लॉ। और वो लॉ इज एक्सेप्टेड, the expression of acceptance is given by the community or the society। बहुत पुराना लॉ होना चाहिए, वो बहुत टाइम से फॉलो किया जा रहा होगा, प्लस वो एक्सेप्ट किया, आप फॉलो कर रहे, तो इसका मतलब कि वो एक्सेप्ट भी किया होगा, सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया है। अब वही लॉ डिस्प्यूट में भी रिजॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है, नॉर्म्स को डिटरमाइन करने के लिए, कंडक्ट को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है। उसको बोलते हैं कस्टम, जो बहुत पहले से यूज किया जाता है, विच इज एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी एंड विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन नॉर्म्स एंड कंडक्ट। ठीक है। सेकंड है जुडिशियल प्रेसिडेंस। Precedent refers to a predetermined pattern that might serve as a guide for future behavior. It could be a choice made at a previous time or an action taken under similar circumstances at a later time. A judicial precedent is a standalone legal source. Initial decision is a Latin phrase meaning not to disturb the settled points and to stand by past decisions and precedents. Precedent, also known as stare decisis, refers to the use of earlier court ruling as a benchmark for later decisions made by subordinate courts in a line of succession. अब इसमें बताया गया है कि जुडिशियल प्रेसिडेंस मतलब अगर कोई सुपीरियर कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया है, कोई जजमेंट पास किया है, तो वो इंफीरियर कोर्ट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर अपील गए या कुछ गए, तो इंफीरियर कोर्ट्स को पहले जो कोर्ट ने जजमेंट दिया उसको माइंड में रखते हुए, उसको रेस्पेक्ट करते हुए आगे की फैक्ट्स वो सेम केस में उनको जजमेंट देना है। ठीक है। जो पहले जजमेंट्स दिए गए हैं, जो जुडिशियल जजमेंट्स दिए गए हैं, उसको फ्यूचर में यूज करना इज कॉल्ड जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। ठीक है। उनको रेफरेंस करना, उनको रेफरेंस करते हुए आगे के केसेस में उनको जजमेंट पास करना, ठीक है, वो होता है जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। थर्ड है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन इज अ टर्म यूज्ड टू
describe a purposeful process of legal growth in which bodies authorized by the Constitution formulate standards of behavior for people to follow in a defined manner. To legislate is to establish guidelines for acceptable behavior. इसका मतलब ये है कि अब लेजिस्लेशन कहाँ से डिराइव किया गया है? लैटिन वर्ड है लेजिस्लेशन, लैटिन से डिराइव किया गया है। द ओरिजिनल वर्ड इज लेजिस लैटम। लेजिस का मतलब है लॉ एंड लैटम का मतलब है टू मेक और सेट। तो बेसिक मीनिंग क्या हो गया? द मेकिंग ऑफ लॉ। लेजिस्लेशन इज द मेकिंग ऑफ लॉ। और इसमें ये भी बताया गया है कि ये बेस्ट सोर्स ऑफ लॉ है, दैट इज कॉल्ड लेजिस्लेशन। और सैलमन ने ये भी डिराइव किया था कि सुप्रीम लेजिस्लेशन कौन है, सुप्रीम लेजिस्लेशन कौन करता है? लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट लॉज मेक करते हैं उसको सुप्रीम लेजिस्लेशन बोलते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं रूल ऑफ लॉ। The idea that the government and the people are aware of and comply with the law is essential to the rule of law. One good definition of rule of law that almost universally accepted says the most of the content of rule of law may be summarized into two main ideas. पहला, that the people should be subject to the law and obey it. Second, that the law should be written such that people should be able to follow it and one should add ready to do so. तो रूल ऑफ लॉ का मतलब इस डेफिनेशन में क्या बताया गया है? उसको दो इसमें हिस्से में बांटा है। पहला ये कि ऐसा लो जो लोग उसको ओबे करे, जो फॉलो करे। और दूसरा ये बताता है कि ऐसा लिखा हो लॉ कि लोग उसको फॉलो कर, एबल टू फॉलो एंड रेडी टू डू सो। ठीक है, उनके साथ कुछ गलत नहीं होगा तो वो रेडी टू डू सो होंगे और एबल टू फॉलो भी होंगे। ठीक है, द रीजन द रूल ऑफ लॉ मैटर्स इज दैट अ नेशन दैट रिस्पेक्ट्स रिजल्ट्स इन अ सोसाइटी इन विच। अब रूल ऑफ लॉ क्यों मैटर करता है सोसाइटी में, वो बताया गया है सेवरल पॉइंट्स में। पहला, ऑल पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट इज गवर्न्ड बाय एंड अकाउंटेबल टू द लॉ। अब जो भी लोग हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है नेशन में, वो सब गवर्न किया जाता है अकॉर्डिंग टू द लॉ, इवन द गवर्नमेंट ऑल्सो। ठीक है, सेकेंड, द लेजिस्लेशन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वेल नोन। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो बताता है क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, सीधा सीधा बताता है, और वेल नोन भी है और एक्सेप्टेड भी है। द कोर्ट system is fair and independent and it settles cases in an open and transparent way. कोर्ट सिस्टम फेयर होता है, जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए होता है और इंडिपेंडेंट होता है। और वो वो ट्रांसपेरेंसी रहता है कोर्ट के अंदर कि ठीक है, जो भी जजमेंट पास किया है, अगर कोई प्रॉब्लम है किसी को तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दे सकता है। ठीक है, तो वो एक ट्रांसपेरेंसी भी है, ओपन भी है। Until a court finds otherwise, every individual is assumed innocent. Everyone has the right to a speedy and fair trial. जब तक कोर्ट नहीं ढूंढ पाते तब तक कि वो गलत है, वो इंडिविजुअल गलत है, तब तक सारे इंडिविजुअल ऐसे एज्यूम किए जाते हैं कि वो इनोसेंट है। ठीक है, और हर एक का राइट है कि उनका स्पीडी ट्रायल हो और फेयर ट्रायल। नेक्स्ट पॉइंट है, nobody ought to be arbitrarily detained, imprisoned or denied access to their property. इसका मतलब ये है कि किसी को किसी को भी डिटेन कर सकते हैं, किसी को भी इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, डिनाइड एक्सेस टू देयर प्रॉपर्टी दे सकते हैं अगर वो गलत है तो। ठीक है, और अगर सही है तो ये कुछ भी उनके साथ नहीं हो सकता। nobody ought to be। ठीक है, people can only be punished in the line with the law and punishment is decided by a court। अब लोग पनिश तभी लॉ के अकॉर्डिंग ही होंगे, लॉ में जो बताया गया उसके अकॉर्डिंग ही होगा। और कौन करेगा पनिश? वो डिसीजन लेगा कोर्ट।
कोर्ट ही उनको पनिश कर सकता और कोई नहीं. Therefore, it is possible to argue that rule of law includes more than just the government and the people's knowledge of and respect to the law. इसमें बताया गया है कि ये भी बोला जा सकता है कि रूल ऑफ लॉ जस्ट ये इंक्लूड नहीं करता है कि लॉ गवर्नमेंट हो या फिर पीपल्स नॉलेज हो, वो लॉ को रिस्पेक्ट भी देते हैं. ठीक है, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू पीपल की नॉलेज और रेस्पेक्ट ऑफ लॉ भी रहता है रूल ऑफ लॉ में. अदर प्रिंसिपल्स आर पार्ट ऑफ rule of law, such as the need for individuals to continue being educated and engaged in the process of creating fair laws that govern their conduct and protect human rights. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ. हमने मीनिंग पढ़ा, रूल्स पढ़ा, रोल पढ़ा, फंक्शंस पढ़े, मीनिंग पढ़े, डेफिनेशन पढ़े. अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है लॉ का. ठीक है, the constitutional validity of a law is a fundamental principle in democratic societies, ensuring that laws complying with this constitution. In India, the constitution provides for judicial review to uphold this principle. Article 13 empowers the judiciary to invalidate any law that contravenes fundamental rights enriched in the कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई भी लॉ, कोई भी एक्ट, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो कॉन्ट्रावेन करता है, जो इन्फ्रिंज करता है किसी के फंडामेंटल राइट से, तो वो उसको इनवैलिडेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 30. The Supreme Court, as the ultimate interpreter of the Constitution, plays a vital role in this process. It can strike down laws that judicial review ensures that laws are consistent with the constitutional framework and the principles it embodies. It helps maintain the balance of power among the three branches of government: legislation, executive and judiciary. ये प्रोवाइड ये हेल्प करता है कि टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन द पावर्स. वो है थ्री ब्रांचेस, हम सबको पता है कौन सा है, कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. लेजिस्लेटिव मतलब जो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव मतलब जो लॉ को एग्जीक्यूट करता है, जुडिशरी मतलब उनको लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज बताते हैं. एंड प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल राइट्स फ्रॉम arbitrary state action. Additionally, it promotes the rule of law by ensuring that all government actions are within the constitutional limits. Overall, the constitutional validity of law is crucial for upholding democracy, protecting fundamental rights and maintaining the constitutional balance of power. अब constitutional validity से क्या मतलब हुआ कि डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करना, प्रोटेक्ट करना फंडामेंटल राइट्स को और मेंटेन करना कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस ऑफ पावर. ये तीन चीजें मेन है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ के अंदर. ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ. अब हमने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी भी पढ़ लिया, अब उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं लॉ को. द लैटिन वर्ड इंटरप्रिटारी विच मीन्स टू एक्सप्लेन, expound, understand or translate is the origin of the phrase. Interpretation एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, उसका नाम है इंटरप्रिटरी. उसका मतलब है, उस वर्ड का मतलब है कि एक्सप्लेन या फिर एक्सपाउंड या फिर अंडरस्टैंड द लॉ और ट्रांसलेट द लॉ. ठीक है, द एक्ट ऑफ इंटरप्रेटिंग इंक्लूड क्लैरिफाइंग, एलैबोरेटिंग एंड ट्रांसलेटिंग एनी रिटन मटेरियल. अब इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है कि जो लिखा है उसको क्लैरिफाई करना, क्लैरिटी के इसमें क्लैरिटी से उसको डिफाइन करना, या फिर वो छोटे से सेंटेंस को इलेबोरेटली, ब्रॉडली डिटरमाइन करना, या फिर ट्रांसलेट करना. फाइंडिंग द एक्चुअल मीनिंग of the wording used in the legislation is essentially what this means. अब जो भी वर्ड्स लेजिस्लेशन में यूज किया जाता है उसका एक्चुअल मीनिंग ढूंढना इज द मेन मोटिव, मेन पर्पस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ.
The range of sources utilized is restricted to examining the written wording and explaining the precise meaning conveyed by the legislation or written material. The right application of law is determining by how legislation are interpreted. अब लॉ को इंटरप्रेट करना ही उसका राइट एप्लीकेशन है कि एक स्पेसिफिक वर्ड का मतलब क्या है, कहाँ कहाँ उसको यूज किया जा सकता है, कहाँ कहाँ उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसका कोई और मतलब है कि नहीं, या फिर मतलब भी हो सकता है। ये सब इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ के अंदर आता है। The courts frequently use this procedure to ascertain the precise intent of the legislature, because the goal of the court is not just to interpret the law but also to meaningfully apply it to each situation as it arises. अब बहुत सारे लैंडमार्क केसेस है, जो अब लैंडमार्क केसेस का क्या मतलब है, कुछ नया उसमें बताना, कुछ नया, कोई भी वही एक्ट है, कोई बदलाव नहीं है अमेंडमेंट्स के अलावा, तो वो वर्ड्स के बीच का जो मतलब निकालते हैं, और हर एक लैंडमार्क केसेस में नया कुछ होता है, इसलिए उसको लैंडमार्क केसेस बोलते हैं ना। तो वो इंटरप्रिटेशन यूज किया जाता है कोर्ट के द्वारा, बीच वो मैक्सिमम ट्राई करते हैं कि वो इंटरप्रिटेशन यूज करे टू ब्रिंग न्यू आइडियाज और फेयर आइडियाज। ठीक है। Determining the true meaning of any act or document and the true intention of the legislature is another application for it, जैसा अभी मैंने बताया। According to Allman, interpretation is the process by which the court seeks to ascertain the meaning of the legislature through the medium of authoritative forms in which it is expressed. According to Allman, interpretation का मतलब ये है कि कोर्ट का मेन पर्पस ये है कि पहला तो जस्टिस प्रोवाइड करना है, पर अब जस्टिस कैसे प्रोवाइड करेंगे, विदाउट इंटरप्रिटेशन वो जस्टिस प्रोवाइड थोड़ा ना कर सकते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड इन अ राइट वे विल प्रोवाइड जस्टिस, राइट। तो वो भी एक अथॉरिटेटिव मीडियम से होगा, फॉर्म में होगा, तो इट विल हेल्प फॉर प्रोवाइडिंग जस्टिस ना। तो ये बताया गया है एलमन, अकॉर्डिंग टू एलमन। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रोल ऑफ लीगल सिस्टम, जुडिशरी, लीगल प्रोफेशंस एंड लीगल सोसाइटी। अब लीगल प्रोफेशंस में क्या क्या आते हैं, जजेस, एडवोकेट्स, लीगल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी। रोल ऑफ लीगल सिस्टम में बात करेंगे। A legal system is a body of rules and guidelines designed to safeguard and advance the safety of its members. In this sense, it fulfills a crucial function by outlining obligations and rights for individuals, as well as by offering a means of enforcement these obligations and rights. In order to protect these rights and obligations, the legal system takes into account the political, social, and economic aspect of society, establish its own obligations, and then creates a system of law and regulates to aid in the accomplishment of those objectives. अब इसमें क्या बताया है कि लीगल सिस्टम के रोल क्या है, कि हर एस्पेक्ट से सोचना, पॉलिटिकली सोचो, सोशली सोचो, इकोनॉमिकली सोचो, और ये सारे एस्पेक्ट्स कवर करके जस्टिस प्रोवाइड करना, लीगल एड प्रोवाइड करना इज द मेन मोटो ऑफ लीगल सिस्टम। ठीक है। सेकंड आता है जजेस। जजेस का क्या रोल है इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम? जजेस हु आर द डिफेंडर्स ऑफ जस्टिस, वर्ड नोट करो, डिफेंडर्स ऑफ जस्टिस, are independent of the legislature and executive branch. Consequently, they are the people who execute justice impartially and fearlessly. In order to bring justice, they decide the cases in front of them after conducting a thorough investigation in conformity with reasonable, just, and fair legal standards. अब जजेस का रोल क्या है? हमने देखा है कि जजेस
हर एस्पेक्ट से डिटरमाइन करते हैं, हर एस्पेक्ट से एग्जामिन करते हैं फैक्ट्स ऑफ द केस को, ठीक है। उसके बाद उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उनको जो सही लगता है कि हाँ ठीक है, अगर ऐसा वर्ड है तो ऐसे कंडीशन में ये मतलब भी उसका हो सकता है, और वो फैक्ट्स ऑफ द केस देख के वो डिटरमाइन करते हैं कि क्या सही होना चाहिए और क्या गलत होना चाहिए, और वो फेयर लीगल स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ मेन मोटो है कि जस्टिस हो, नो अदर एनी अदर मोटो इज देयर नहीं है उधर, ठीक है। वो फियरलेसली वो डिसीजन लेते हैं, वो सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने के बाद, सारे रीजनेबल डाउट्स को क्लियर करने के बाद वो डिसीजन देते हैं। वो है रोल ऑफ जजेस। Advocates. Next है advocates, the main employees supporting the judges in the administration of justice are advocates. अब advocates तो हम सबको पता है कि उनका क्या काम है। वो जजेस को मनाते हैं कि उनका पार्टी जो वो कन्वे करना चाहते हैं वो सही है, और जजेस का काम है कि दोनों पार्टीज को सुनने के बाद whichever is right, whichever is appropriate, उसके अकॉर्डिंग जजमेंट पास करना या ऑर्डर पास करना, राइट। तो एडवोकेट उनको कन्विंस करते हैं, उनको नए नए एस्पेक्ट्स बताते हैं। they are the court's officer and are divided into a separate occupation as this defined as the Advocates Act of 1961. अब एडवोकेट कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, रेगुलेट करते, गवर्न करते हैं अपने कंडक्ट या फिर नॉर्म्स को, वो है अकॉर्डिंग टू एडवोकेट्स एक्ट 1961 से। Judges will have a tough time determining the truth about disputed facts in question and interpreting the law without the professional aid of the advocates or lawyers on each साइड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। अब जजेस के लिए बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट प्रॉब्लम होगा ये कि विदाउट एडवोकेट्स उनको डिटरमाइन करना कौन सही है कौन गलत है। दोनों पार्टीज अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, एडवोकेट्स अपने दोनों पार्टीज के अकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग जजेस को डिटरमाइन करना पड़ता है कौन सही है, क्या क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। तो एडवोकेट ऑल्सो प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन लॉ और अंडर लॉ, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी, लीगल सोसाइटी, कुछ भी बोलो, both are same. In a democracy, we the people or the citizens and their specific groups are essential to effective government. They form pressure groups to get the government and legislature to pay attention during the deliberation fight. For instance, Mahatma Gandhi headed a number of these groups. Effective public engagement increases government accountability, responsiveness and transparency. अब सिविल सोसाइटी का मतलब क्या है? अगर लोग नहीं हैं, डिस्प्यूट नहीं होंगे, डिस्प्यूट नहीं होगा तो लॉ का मतलब, लॉ का इंटरप्रिटेशन कैसे कर पाएंगे, राइट। अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो ही वो दो पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, फिर उसके बाद वो इंटरप्रेट करेंगे लॉ को, फिर उसका जजमेंट पास करेंगे जो कि ट्रांसपेरेंसी में होता है, जो कि रीजनेबल होता है, ठीक है। तो वो होता है रोल ऑफ लीगल सिस्टम, जुडिशरी, लीगल प्रोफेशंस एंड लीगल सोसाइटी। अब हम विद द हेल्प ऑफ केस लॉ समझेंगे व्हाट इज लॉ, ठीक है, और लॉ के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब हम विद द हेल्प ऑफ केस लॉस पढ़ेंगे। पहला है मार्बरी वर्सेस मैडिसन, 1803 का केस है। This landmark US Supreme Court case established the principle of judicial review, which allows court to review and invalidate laws that are found to be unconstitutional. It affirmed the supremacy of the Constitution in the US legal system. अब इसमें ये बताया गया है कि इस केस में डिटरमाइन हुआ था जुडिशियल रिव्यू के प्रिंसिपल। जुडिशियल रिव्यू क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है वो इस केस में डिटरमाइन हुआ था। जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब है? एक केस का डिसीजन दे दिया है,
बट द पार्टीज आर नॉट हैप्पी विद द डिसीजन, एग्रीड पार्टी फिर से रिव्यू के लिए देते हैं, ये बोल के कि जो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी था वो तो उन्हें जो कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शंस एस्पेक्ट्स है वो तो चेक किया ही नहीं उनने डिटरमाइन किया ही नहीं, तो सेम कोर्ट में फिर वो जाएगा, सेम कोर्ट में नहीं सॉरी, सुपीरियर कोर्ट में जाएगा रिव्यू के लिए कि इंफीरियर कोर्ट ने तो नहीं डिटरमाइन किया सही से, तो आप डिटरमाइन करो कि ये फैक्ट सेम फैक्ट्स है, इसके अकॉर्डिंग क्या क्या डिसीजन होने चाहिए, तो ये होता है जुडिशियल रिव्यू। तो यूएस सुप्रीम कोर्ट ने ये डिटरमाइन किया था कि जुडिशियल रिव्यू प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल एंड अलाउज कोर्ट्स टू रिव्यू एंड इनवैलिडेट लॉज, अगर वो गलत लॉ अप्लाई किया इंफीरियर कोर्ट ने तो वो उसको इनवैलिडेट करता है और सही सही जजमेंट पास करते हैं, ठीक है। सेकेंड केस है ब्राउन वी बोर्ड, Brown versus Board of Education 1954. This US Supreme Court case declared state laws establishing separate public schools for black and white students to be unconstitutional. It was a landmark decision in the civil rights movement and emphasized the role of law in promoting equality and justice. इस केस में इस केस में ये डिटरमाइन किया था कि ब्लैक एंड वाइट स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग स्कूल्स क्यों, सारे बच्चे इक्वल हैं, वाइट हो या ब्लैक हो कुछ भी हो, वो सारे स्टूडेंट्स इक्वल है, तो उनके लिए एक ही स्कूल बनेगा, सेम स्कूल बनेगा, सेम स्कूल में पढ़ेंगे वो लोग, ठीक है। तो ये डिटरमाइन हुआ था ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन 1954 में कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया गया है कि अलग अलग स्कूल का, और ये एक लैंडमार्क केस है प्रमोटिंग जस्टिस एंड इक्वालिटी, ठीक है। थर्ड केस है केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये हर एक लॉ स्टूडेंट जानता है इस केस में क्या हुआ था, और ये केस है 1973 का। दिस इंडियन सुप्रीम कोर्ट केस एस्टैब्लिश द बेसिक स्ट्रक्चर doctrine which holds that certain features of the Constitution of India are fundamental and cannot be altered by amendment, ensuring the supremacy of the Constitution over other laws. इस केस में ये हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशन को कोई अमेंड नहीं कर सकता, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल की ऑफ इंडिया, अगर इंडिया में अगर कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से तो इंडिया को जाना जाता है, तो अगर उसको अल्टर कोई कर सकता है तो देन क्या ही कर सकते, फिर तो कुछ भी हो सकता है। तो कोर्ट ने ये बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि इट कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन को कोई अमेंड नहीं कर सकता अमेंडमेंट से, ठीक है। To ensure the supremacy of the constitution is the supreme law of the country of India, तो उसको अल्ट्रेशन नहीं कर सकते अमेंडमेंट से, ये बताया गया था केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 केस में, ठीक है। ये 3 केस लॉज है। These cases illustrate the role of judiciary in interpreting and applying the law, as well as the dynamic nature of legal system as they respond to changing societal values and norms. इसमें ये बोला गया था कि ये अकॉर्डिंग विद द हेल्प ऑफ दिस केस लॉज ये डिटरमाइन किया है कि जुडिशियरी का, जुडिशियल सिस्टम का क्या वैल्यू है, क्या है लीगल सिस्टम का वैल्यू इन द सोसाइटी, और जो सोसाइटी जो कंडीशंस चेंजेस होते हैं अकॉर्डिंग टू दैट दे डिटरमाइन ईच फैक्ट एंड इश्यूज, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सबको व्हाट इज लॉ, लॉ क्या होता है, लॉ के क्या क्या फंक्शंस है, मेन मोटो क्या है, मेन पर्पस क्या है उसका, सब समझ में आ गया। थैंक यू सो मच।